गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो जल्दी से आइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास से अगर कोई आपका डाउट है, ठीक है, ये इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी मटेरियल साइंस में, इसमें से अगर आपका कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल साइंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसका नाम है कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। बोलो भाई, पिछली क्लास से अगर कोई डाउट है आपका तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बाकी आज स्टार्ट करते हैं फिर एक छोटा सा टॉपिक, इसका नाम क्या है? कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। मेरी तरफ से साउंड वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो बच्चे, पिछली क्लास तक हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या देख लिया है, ठीक है। हमने सिंपल क्यूबिक के बारे में जाना, हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में जाना, हमने एफसीसी और एचसीपी के बारे में सब कुछ जान लिया है। इनका एपीएफ कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एपीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको एज ए एग्जांपल याद रखने हैं, किसके लिए? बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए और एचसीपी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। एक छोटा सा टॉपिक है और आज इसे कवर करते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन देख लेंगे 4-5। और कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका आयरन कार्बन डायग्राम होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज बात करते हैं किसकी? कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। तो बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है, अगर हम सबसे पहले आयरन की बात करें तो आयरन को लिखा जाता है Fe से। आयरन क्या है? पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है। आयरन क्या है? पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, ठीक है। आयरन को लिखा जाता है Fe से। अगर इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो ये कितना होता है? 26, ठीक है। और अगर इसके एटॉमिक वेट की हम बात करें, कितना होता है? 56, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू कितना है? 26। और अगर इसके एटॉमिक वेट की हम बात करें, एटॉमिक वेट की अगर हम बात करते हैं, ये कितना होता है? A इज इक्वल टू 56। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप अक्सर आप केमिस्ट्री में देखते हुए आए होंगे। आदर्श प्रताप, गुड, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो बच्चे, मैंने बताया आयरन की अगर हम बात करें तो इसे Fe से लिखा जाता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो Z इक्वल टू 26। और अगर इसके एटॉमिक वेट की हम बात करते हैं, ये रहता है 56। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन में हम क्या देखने वाले हैं? अगर आयरन का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो आयरन के स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो चीजें होती हैं। एक हम बात करते हैं एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसमें हम क्या देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज कर जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज करता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हेन फाउंड इन एलिमेंटल सॉलिड्स, तब इसे हम क्या कहते हैं? तब हम इसे कहते हैं एलोट्रोपी। जब हम किसकी बात करते हैं? एलिमेंटल सॉलिड्स की बात करते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो आयरन का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आयरन की हम बात करते हैं तो आयरन आपका एफसीसी स्ट्रक्चर में भी रहता है। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन आपका बीसीसी और एफसीसी दोनों में देखने को मिलता है। तो इस छोटे से टॉपिक में, इस छोटे से कंसेप्ट में हम यही समझने वाले हैं कि आयरन का अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या यहाँ से मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए, तो बच्चे अगर आयरन की हम बात करेंगे तो सबसे पहला आयरन जो देखने को मिलता है, ठीक है, यह 3 तरह का आयरन होता है। अगर आयरन की ही प्योरेस्ट फॉर्म की हम बात करते हैं तो 3 तरह की प्योरेस्ट फॉर्म इसकी होती है। कौन कौन सा आपने सुना भी होगा इससे पहले। हम बात करते हैं अल्फा आयरन की। आयरन जो होता है यह बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म में भी 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, अलग अलग टेम्परेचर पर हम ये देखते हैं। तो एक आपका इसमें होता है अल्फा आयरन, एक हम इसमें देखते हैं गामा आयरन और एक इसमें देखने को मिलता है डेल्टा आयरन। तो ये तीनों ही क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है। और आज हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये 3 फॉर्म कितने टेम्परेचर पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए एक बार हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आयरन की हम बात करते हैं तो इसे Fe से लिखा जाता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो Z इक्वल टू 26। अगर एटॉमिक वेट की हम बात करते हैं तो A इक्वल टू 56 इसका रहने वाला है। अगर आयरन की हम बात करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है। आयरन बीसीसी में देखने को मिलता है, आयरन एफसीसी में देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें आयरन की 3 फॉर्म देखने को मिलती है। 3 तरह का आयरन होता है। एक को हम बोलते हैं अल्फा आयरन, एक होता है गामा आयरन और एक होता है हमारे यहाँ पर डेल्टा आयरन, ठीक है। तो इन सभी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो बच्चे यहाँ पर हम आयरन का जो कूलिंग कर्व बनाने वाले हैं ये आपका होता है टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में, ठीक है। ये जो कर्व आपका बनाया जाता है यह बेसिकली हम बनाते हैं किसके बीच में, वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यहां पर लिया जाता है टाइम, ठीक है। तो ये कर्व आपका किस किस के बीच में होता है, ये कर्व आपका होता है किसके बीच में, वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेते हैं यहां पर टाइम। अब इस कर्व के लिए आपको यहां पर 4 टेम्परेचर याद रखने हैं जिनके अकॉर्डिंग यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। और आपको और भी क्या याद रखना है कि इस कर्व में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं ये सभी क्या रहती हैं, आइसोथर्मल एंड टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होने वाली है ये सभी क्या रहेंगी, आइसोथर्मल होती है यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी और साथ ही साथ टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पॉइंट डालकर इसे लिख लेते हैं, ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन आर आइसोथर्मल एंड टाइम डिपेंडेंट। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ ही साथ लिखकर चलते हैं, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया है, सबसे पहला यह कर्व आपका जो बनाया जाता है, ठीक है, ये जो कूलिंग कर्व हम देख रहे हैं ये किसके बीच हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं टेम्परेचर एंड किसके बीच में, टाइम के बीच में, ठीक है। जो कर्व बनाया गया है किसके बीच में है, टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन आर आइसोथर्मल एंड टाइम डिपेंडेंट यानी कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होने वाली है कैसी रहेंगी, आइसोथर्मल, ठीक है, ये वर्ड आप अच्छे से जानते होंगे। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी यह कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाली है। दूसरा, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेकिन टाइम पर डिपेंडेंट होती है, टाइम का वेरिएशन होगा, तापमान कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर याद रखना है
कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी ये कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली हैं ये कैसी होती है, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने रूम टेम्परेचर से आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जो चेंजेस हमें मिले, अब जैसे जैसे उसकी कूलिंग हम करेंगे, ठीक है, वही सेम चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम हीटिंग की बात करते हैं तो जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सेम चेंजेस जब इसके कूलिंग की बात करेंगे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं एक बार कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन पे। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर आपको बेसिकली 4 टेम्परेचर याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला टेम्परेचर जो आपको याद रखना है ये कौन सा है, 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद जो टेम्परेचर आपको याद रखना है ये कितना है, 910 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो टेम्परेचर आपको याद रखना है ये कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद जो टेम्परेचर आपको याद रखना है ये कितना है, 539 डिग्री सेल्सियस। ये 4 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं। इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये आपका होता है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट को या तो हम 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं है तो रूम टेम्परेचर को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आप 2 कंसिडर कर सकते हैं, आइदर आप 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर जो होगा ये रेफरेंस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, या रेफरेंस टेम्परेचर रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं इफ 0 इज नॉट मार्क्ड, हम यहां पर लिख सकते हैं इफ 0 इज नॉट मार्क्ड, इफ 0 is not marked, then room temperature is reference point। तो जो रूम टेम्परेचर रहने वाला है या तो आप उसे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, या 0 अगर यहां पर गिवन है आप उसे रेफरेंस पॉइंट यहां पर बोलोगे। ठीक है, 4 टेम्परेचर आपको बेसिकली याद रखने हैं जिसके अकॉर्डिंग यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, कौन कौन सा, 768 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 539 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं डॉटेड लाइन से इसे आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूं ताकि जो पॉइंट मुझे आपको यहां पर समझाने हैं वो मैं आपको आसानी से समझा सकूं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर ये लाइन मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दी पूरी। एक लाइन आपकी 1400 डिग्री सेल्सियस पर इस तरह से आगे तक लेकर गया मैं, और एक लाइन आपकी 539 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से मैंने सभी टेम्परेचर को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। ठीक है, चलिए तो बच्चे कूलिंग कर्व हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 539 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इस टेम्परेचर की हम बात करेंगे, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अगर 1539 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की हम बात करते हैं तो आयरन जो आपका होता है यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर इस टेम्परेचर से ऊपर की आप अगर बात करते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर किस फॉर्म में रहने वाला है, यहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मोल्टन फॉर्म में यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आयरन को कूल करना स्टार्ट किया, कूल करते रहे, कूल करते रहे, कूल करते रहे, और जैसे ही हम 1539 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि आयरन जो आपका लिक्विड फॉर्म में था अब यहाँ से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आइसोथर्मल होती है, यानी कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, लेकिन टाइम क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखाया है,
ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन आर आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम इंक्रीज करेगा। आपने आयरन को मोल्टन फॉर्म में लिया, आपने आयरन को लिक्विड फॉर्म में लिया, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। मान लिया मैंने कहा कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर आपने आयरन को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, 2000 से 1900 आया, ठीक, 1800, 1700, और फिर जैसे ही 1539 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रही होगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये लाइन हमें क्या दिखाती है, ये लाइन हमें दिखाती है कि आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आयरन आपका जो यहां पर लिक्विड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। फिर नीचे की तरफ हम आए, इस तरह से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, और यहां तक हम नीचे की तरफ आते रहे। चलिए, तो बच्चे 1539 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आयरन जो था लिक्विड फॉर्म में था। अब बात आती है कि 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1539 डिग्री सेल्सियस के बीच में आयरन जो होता है इसकी क्या स्थिति रहने वाली है, ठीक है, इसकी क्या पोजीशन रहेगी, इसका किस तरह का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो बच्चे यहां पर जो आयरन होता है, इस आयरन को बोला जाता है डेल्टा आयरन। यहां पर जो आयरन होता है, इस आयरन को हम बोलते हैं डेल्टा आयरन। अगर इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये होता है बीसीसी। बीसीसी मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर बीसीसी की आप बात करोगे तो बीसीसी क्या होता है, बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आयरन जैसे ही लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है, बीसीसी। इसको बोलते क्या है, इसको डेल्टा आयरन बोला जाता है। अगर बीसीसी के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम की हम बात करते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने रहने वाले हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम यहां पर इसके 2 रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आयरन लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहला आयरन हमें जो मिलता है ये कौन सा होता है, तो ये आपका रहने वाला है यहां पर डेल्टा आयरन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बीसीसी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। एवरेज नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद 1400 डिग्री सेल्सियस पर अगेन क्या होगा, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से एक बार मैं पूरा ये बना लेता हूं ताकि आगे जाकर हम इसे रिलेट कर सकें। चलिए, तो यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी बात करेंगे, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। बच्चे यहां पर जो डेल्टा आयरन था, जब 1400 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम आते हैं तो ये आपका गामा आयरन में बदल जाता है, ये आपका गामा आयरन में बदल जाता है। गामा आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये होता है एफसीसी, और इसके लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ये कितने होते हैं, 4। 1400 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे ही हमने आयरन को कूल किया, जैसे ही आयरन को ठंडा करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 1400 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और आयरन आपका गामा आयरन होगा, एफसीसी। एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने रहने वाले हैं इसके, एवरेज नंबर ऑफ एटम इसके 4 रहने वाले। बोलो भाई, यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं, ठीक है। और ये कितने टेम्परेचर पर हो रही है, ये हो रही है 1400 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन हमें बता रही है
कि आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रहने वाला है। बोलो भाई, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो फिर इसके नीचे चलते हैं। फिर इसके नीचे हम आते हैं 910 डिग्री सेल्सियस पर, 910 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और यहां पर अगेन क्या होगा, यहां पर फिर से क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि गामा आयरन जो है आपका, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्फा आयरन में, ठीक है। यहां पर जो गामा आयरन है, ये गामा आयरन आपका अल्फा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्फा आयरन के लिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ये गामा आयरन आपका अल्फा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका बीसीसी रहेगा। और एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम होते हैं इसमें 2, ठीक है। 910 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहां पर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहां पर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर भी होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहां पर आकर क्या होता है, यहां पर आकर बच्चे होती है मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 768 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, यहां पर होती है मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर क्या होती है, मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर होती है मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको याद हो, 768 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है। तो 768 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, इसके नीचे भी अगर हम बात करें, तो आपका जो आयरन होता है, ये भी कौन सा होता है, ये भी आपका अल्फा आयरन होता है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बीसीसी होता है। इसके एवरेज नंबर ऑफ एटम भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सर फिर अंतर क्या होता है, अंतर होता है 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो आयरन होता है, ये आपका मैग्नेटिक इन कैरेक्टर होता है, ठीक है। अगर इससे नीचे के टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो यहां पर जो आयरन रहने वाला है, ये आपका मैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये आपका कैसा होता है, ये आपका होता है मैग्नेटिक। 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो आपका आयरन होता है, ये होता है मैग्नेटिक। जैसा ही इससे ऊपर जाते हैं तो क्या लिखा है, मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मैग्नेटिक से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाते रहोगे, सभी क्या होगा, सभी यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक रहने वाला है। ये भी क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक, सभी यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक रहने वाले हैं। ये क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक, ये भी क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक। चलिए एक बार जल्दी से सारे पॉइंट देखो, ठीक है। मैं फिर से एक बार सारे पॉइंट रिलेट करता हूं, ठीक है, और फिर इस पर आए हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। हर एक पॉइंट आपके सामने जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में किसी से भी सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आगे ही पूछे जाएंगे, इससे पहले भी यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हर एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, देखिए, आप ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर आओ, सेम चेंजेस रहने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है,
रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो आप कूलिंग की बात करो या आप हीटिंग की बात करो, सेम रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कूलिंग की बात करते हो या आप हीटिंग की बात करते हो तो सेम रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन आर आइसोथर्मल एंड टाइम डिपेंडेंट। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल आदर्श प्रताप, अगर हम बात करें तो हर एक क्लास आपकी जब लाइव चलती है तो लाइव के बाद अपने आप ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल सकती है। ठीक है, बाद में आप इसे रिकॉर्डेड की तरह देख सकते हो। लाइव में ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, तो जैसे जिसके डाउट ज्यादा आते हैं या उनको कोई बातें समझ नहीं आती हैं या और कोई आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड क्लास में आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे भी वेरिएशन करना है बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास होने के बाद ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में बिल्कुल मिलती है, बाद में भी देख सकते हैं। तो क्या बच्चे, मैंने आपको बताया है कि आइसोथर्मल और टाइम डिपेंडेंट होती है। तो जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हो कि जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो मैंने क्या बनाई है कि स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, 1539 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान ली मैंने कहा कि इसका T1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, T1 रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, आगे की तरफ हम चल रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आने के बाद फिर से कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट है। फिर इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, रिवर्सिबल कहते हैं क्योंकि जिस तरह के चेंजेस आप नीचे से ऊपर की तरफ जाने में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसी तरह से जब आप ऊपर से नीचे आओगे सेम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कूलिंग कर्व को लेकर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं अल्फा, गामा या डेल्टा आयरन, ये क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, अब आयरन कार्बन डायग्राम की हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस प्योर फॉर्म में कार्बन को मिलाएंगे। क्या हुआ, हमने यहां पर जो बात की है, हमने यहां पर आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म की बात की है। ठीक है, जहां पर कार्बन नहीं है, यहां पर कार्बन नहीं है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन कार्बन डायग्राम की हम बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि कार्बन को मिलाने से क्या चेंजेस आते हैं। यहां पर आयरन प्योर फॉर्म में है तो इसीलिए मैंने लिखा अल्फा, गामा, डेल्टा, दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये आयरन की प्योर फॉर्म में है। और प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें आपने किसी तरह की इंप्योरिटीज को नहीं मिलाया है। ठीक है, इसमें आपने किसी तरह के अदर एलिमेंट्स को नहीं मिलाया है। प्योर फॉर्म में आप कुछ भी मिलाओ फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है, वो उसके लिए इंप्योरिटी है। भैया आपने आयरन में कार्बन मिलाया तो प्योर फॉर्म में आपने छेड़छाड़ की तो बाहर से जो आ रहा है वो क्या, इंप्योरिटी है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल हम बोल देते हैं। ठीक है, बाकी उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है, वो सारी कहानी अलग। 768 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर है। इससे नीचे जो आयरन था, ठीक है, वो कैसा था, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर था। ठीक है, चुंबकीय गुण थे उसके अंदर। इससे ऊपर जैसे ही आप गए ये नॉन मैग्नेटिक इन कैरेक्टर हो गया, यानी कि अचुंबकीय गुण उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बोलो भाई, यहां तक अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हैं फिर मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन कराता हूं। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है। लेकिन कोई चीज आसान या मुश्किल तब होती है जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आसान है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही चीज आपके लिए टफ होगी। चलिए तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की कहानी को समाप्त करेंगे और कल आपका एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रास इज। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रास इज। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रास इज FCC, BCC या HCP। वेरी गुड। चलिए अगर हम ब्रास की बात करेंगे तो ये कौन सा होता है, FCC। ठीक है,
ए पार्ट इस क्वेश्चन के लिए सही रहने वाला है। बहुत अच्छे मोहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डेल्टा आयरन, डेल्टा आयरन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? डेल्टा आयरन। डेल्टा आयरन अकर्स बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। डेल्टा आयरन हमें जो देखने को मिलता है ये हमें कितने टेम्परेचर रेंज में देखने को मिलता है? चलिए चलते हैं अपने डायग्राम पर, और यहां पर आप देखोगे 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके बीच में हमें डेल्टा आयरन देखने को मिलता है। बीसीसी इसका स्ट्रक्चर होता है। एवरेज नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं और नॉन मैग्नेटिक ये आपका होता है। तो ऑप्शन देखकर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप सीधा ही ऑप्शन ए बी सी उड़ा दोगे, डी बचेगा। यहाँ पर 1530 लिखा है लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 1539 डिग्री सेल्सियस ही होती है, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है, कैसा है बीसीसी इसका स्ट्रक्चर है। एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं। नॉन मैग्नेटिक इन कैरेक्टर होता है, नॉन मैग्नेटिक इन कैरेक्टर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल लगेगा तब जब आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए मटेरियल इज सेड टू बी एलोट्रोपिक इफ इट हैज फिक्स्ड स्ट्रक्चर एट ऑल टेम्परेचर, एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रैंडम पैटर्न, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, और ऑप्शन डी कहता है एनी ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। हर एक क्वेश्चन बड़े ही स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है आपके काम के। तो मैं क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको फ्यूचर के लिए अच्छे से तैयार रखने हैं। वो ऐसे ही नहीं है कि बस हाँ क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है। सोच समझकर ये क्वेश्चन आपके लिए डाला ही आपने। और जितना क्लास में कराऊंगा मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप उसे कवर करना, उसके बाद ही फिर कुछ और सोचना। तो बच्चे आज ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। वेरी गुड आदर्श प्रताप, बहुत अच्छे हैं। देखिए आज ही मैंने ये पॉइंट आपको बताया है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी, ठीक है। तो जहां पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं? आयरन। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स आयरन विल अपीयर इन फॉर्म। व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स iron will appear in the foam. When solidification starts, iron will appear in the foam. बोलो भाई, when solidification starts, iron will appear in the foam. ठीक है विवेक, वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर भाई सेकंडों में आना चाहिए। पढ़ाई का मजा तब है जब आप क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम ना लो। गामा, बीटा, डेल्टा, अल्फा। चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चे सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए एक बार वहीं पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार सॉलिडिफिकेशन बता देता हूं कि सॉलिडिफिकेशन होता क्या है। सॉलिडिफिकेशन सिंपल क्या है? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन सिंपल है किसी चीज का सॉलिडिफाई होना, ठीक है, यानी कि जमना।
अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, जम जाना। ठीक है, जैसे आपने बर्फ देखी है, बर्फ आपकी क्या है, पहले आपने पानी लिया, एक बर्तन में पानी लिया, ठीक है, और इसे फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया। तो पहले क्या थी, लिक्विड थी, लिक्विड थी, ठीक है। जब वाटर था तो कैसा था, लिक्विड था, और जब ये आइस में कन्वर्ट हुई तो कैसी हो गई, सॉलिड हो गई। तो किसी चीज का लिक्विड से सॉलिड में बदलना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन का मोल्टन फॉर्म से, और मोल्टन फॉर्म कैसी होती है आपकी, लिक्विड होती है। मोल्टन फॉर्म से इसका किसमें बदलना, सॉलिड में बदलना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। वेरी गुड। तो बच्चे हमने देखा कि जब आयरन लिक्विड में था 1539 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो सबसे पहला आयरन जो हमें सॉलिडिफाई होने पर मिलता है कौन सा होता है, डेल्टा आयरन, यानी कि सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बहुत अच्छे आदर्श प्रताप, विवेक, मोहित, वेरी गुड। तो ये हमारा होता है डेल्टा आयरन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या आपको लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत पुराना नहीं है, 2020 में पूछा गया है। तो बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जब आप उसे आसानी से पढ़ोगे तब। क्वेश्चन देखो, गामा आयरन हैज स्ट्रक्चर 2020, और क्या शायद दोनों एक ही सेट में है, एक ही सेट में क्वेश्चन है भाई। ये फोरनून है और ये भी क्या है, फोरनून है। 2 नंबर आपके सीधे तैयार हो गए, एक ही सेट के क्वेश्चन हैं दोनों। गामा आयरन हैज स्ट्रक्चर, गामा आयरन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है विवेक, मोहित, वेरी गुड। दर्श प्रताप, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो बहुत आसान है। आज मैंने आपको सभी के स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है। 3 फॉर्म मैंने आपको बताई है, कौन सा, एक मैंने आपको बताया अल्फा आयरन, ठीक है, एक मैंने आपको बताया गामा आयरन, और एक मैंने आपको बताया डेल्टा आयरन। तीनों ही क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में है। अगर आप गामा आयरन की बात करोगे तो कौन सा होता है, FCC, ठीक है, गामा आयरन इज FCC। डेल्टा आयरन की अगर आप बात करोगे तो BCC, अल्फा आयरन भी, और ये भी कितना होता है, BCC, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका FCC बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए पार्ट बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने रखेंगे, क्योंकि नया जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। तो अगली क्लास में मैं आपको बता देता हूं हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, और ये मेरी आपसे एक प्रॉमिस है, ठीक है, ये मेरा एक वादा है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग आयरन कार्बन डायग्राम का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते होंगे, उन्हें समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है, उन्हें समझ में भी नहीं आया होगा कि ये है क्या। लेकिन आयरन कार्बन जो डायग्राम है ये मैं आपका क्लास में ही याद करा दूंगा, और इस पर आने वाले सारे क्वेश्चन, सारे से मतलब यहां पर XYZ, आप किसी भी एग्जाम में जाना, आपका क्वेश्चन 101% यहां से सोल्व हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, और मैं कह सकता हूं कि मटेरियल साइंस का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैक्सिमम बच्चों को 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है, ठीक है। इवन आप बीटेक अगर करके आए होंगे तब भी आपको यहाँ से प्रॉपर सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। तो मैं बस आपसे ये कहूंगा कि आप कोई टॉपिक पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप रट रटाकर काम चला लोगे, ठीक है, आप थ्योरी पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये प्रॉपर आपके दिमाग में सेट नहीं हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर बहुत ज्यादा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और मैं अगर आपसे कहूं कि किसी भी जेई एग्जाम के लिए, किसी भी जेई एग्जाम के लिए, स्पेशली आरआरबी, एसएससी, ठीक है, इवन आपका गेट, ईएससी, जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है।
तो काफी लंबा टॉपिक है और टाइम आपका ऑलरेडी 2:45 हो चुके हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको कहीं से पढ़ना है एक बार पढ़ के आ जाइएगा और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे और मिलेंगे कल सेम टाइम पर। टॉपिक हमारा आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद अगर आपके इससे पहले के कोई डाउट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आज की कहानी को करेंगे यहीं पर समाप्त और कल मिलते हैं फिर 2 बजे। बोलो भाई, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, थैंक यू भाई, वेरी गुड, ऑल क्लियर। नोट्स का मैं आपको बता ही चुका हूं कि सब्जेक्ट एक बार आपका कंप्लीट होगा, क्वेश्चन जितने मुझे कराने हैं 50-100 जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारे एक साथ डालकर आपको दे दूंगा ताकि पढ़ने में आसानी रहे, सिस्टमेटिक वे में चीजें रहें, सारी एक साथ रहें। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल सेम टाइम।